लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। सभी दल अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है, बीजेपी हर दिन नए कार्यक्रम कर रही है, नए नए कार्यक्रम की घोषणा कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी धीरे धीरे अब पूरी तरह से चुनावी समर में उतरने के लिए खुद को तैयार कर चुका है। आज ही बड़ी बैठक भी हुई है पार्टी की, तमाम तरह की रणनीतियां बनी हैं। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के महत्वपूर्ण रणनीतिकार कहें कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव पूरी तरह से रन कर चुका है, ऐसे में पार्टी की तैयारी कैसी है? देखिए, हम चुनाव के समय तैयारी नहीं करते हैं। हमारा सिद्धांत है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो हमें शिक्षा दी है, राजनीतिक शिक्षा की 24 घंटे हमेशा 365 दिन आप जनता के बीच रहो, जनता के सुख दुख का ख्याल रखो, जनता के हितों अधिकारों की रक्षा की बात करो, और हम उसी का अनुसरण करते हैं। और हमारे कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक सभी हमेशा हम अपने क्षेत्र में जनता के बीच, जनता के सुख दुख में हम उपलब्ध रहते हैं। इसलिए हमें तैयारी अलग से कुछ चुनाव की नहीं करनी पड़ती है। चुनाव में जो और प्रक्रिया होती है, नामांकन की प्रक्रिया और प्रक्रिया, चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और हमारे एजेंडे में है, राजनीतिक दल के रूप में हमने, हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने, हमारे झारखंड के महानायकों ने बहुत बड़े त्याग, लंबे आंदोलन के बाद ये राज्य लिया। और हम हमेशा एक सेवा भावना से राजनीति करते हैं। और जब भी एक लोकतंत्र में चुनाव एक प्रक्रिया है, और जब भी जो भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, या पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हो, कर रहा था कि जब हम जनता के बीच तो रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो सामने प्रतिद्वंदी जो होता है उसके हिसाब से तैयारियां करनी पड़ती है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। हमेशा से लोगों के बीच रहना और एक चुनाव के समय उनके पास जाना, दोनों का फर्क आप बेहतर समझ सकते हैं। ये तो मैं कहता हूँ कि आपने कहा विपक्ष की बात, तो विपक्ष हमेशा चुनाव की रणनीतियाँ बनाता रहता, और हम जनता के बीच रहकर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम, और जब चुनाव का समय आता है तो हमने जनता के लिए जो किया है उसको लेकर जनता के बीच जाते हैं। हम जनता से कहते हैं कि, हम लोग से कहते हैं, जो हमारे इस लोकतंत्र में हमारे जो कहे जाते हैं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, तो जनता से हम ये जाकर कहते हैं कि हमने आपके लिए किया है, इसलिए आपको हमें वोट देना। हम जनता को बांटते नहीं हैं जाति में, धर्म में, जात में, पात में, ऊंच नीच में। हम सीधा अपने कार्यों को लेकर। तो अब सवाल यही उठता है कि 4 साल से अधिक हो गया आप लोग सरकार में हैं, लगातार काम हो रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें दिख रही है, गांव-गांव जा रहे हैं और तमाम तरह की योजनाएं लागू हो रही हैं। वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच जाने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि उपलब्धियां ज़्यादा होंगी, जनता के पास बताने का समय कम है। ये तो आप भी अच्छी तरह से इसका आकलन कर रहे होंगे कि आज हमारा राज्य एक पूर्ण युवा राज्य के रूप में आज 24 वर्ष का हमारा राज्य हुआ, और 19 वर्ष इस राज्य के साथ क्या हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं। इस राज्य का सिर्फ दोहन हुआ, इस राज्य की जनता का हक अधिकार छीना गया, जनता फटे हाल जिंदगी जीती रही। और इन 4 वर्षों में जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब 2019 के दिसंबर में झारखंडी जन सरोकार की, झारखंडी जन भावना की सरकार का गठन हुआ, और कैसे अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके सरकार की योजनाएं लागू हुई, और सीधे इसका लाभ आम जनता को मिलने लगा और मिल रहा है। तो अगर आपने सही कहा कि अगर योजनाओं की फहरिस्त गिनाने लगे तो काफ़ी लंबा, लेकिन जो मूल जो हमने सुविधाएं आज
हमारे राज्य में 8.5 लाख लोग छत से वंचित थे और ये केंद्र सरकार की नीति की जहां उनकी सरकार नहीं है वहां की जनता को हम उनका हक अधिकार न दें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से जाकर दिल्ली जाकर गुहार लगाने का काम किया, तो आवास का जो आवंटन था जो केंद्र सरकार का हिस्सा होता उन्होंने भेजने का काम नहीं किया। आज पूरी तरह से राज्य सरकार के पूरे खजाने से हम लोगों ने 3 कमरे का आवास अबुआ आवास के नाम से राज्य की जनता को देने का निर्णय हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने लिया। और ये जब 8.5 लाख लोगों को आवास देने की योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ, तब ये पता चला कि 20 लाख लोग हमारे ऐसे जिनके सर पे छत नहीं है। फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम 20 लाख लोगों को वो आवास देंगे, 2 कमरे का नहीं 3 कमरे का, और उसमें रसोई घर भी रहेगा, शौचालय भी होगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है कहें तो, और आज तेज़ी से लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। लोगों को आवास के पैसे लोगों के खाते में जा रहे हैं। हम लोगों ने सर्जन पेंशन योजना लागू की। पहले लोग, बड़ी विडंबना है कहे तो, कि एक पंचायत में एक गांव में लोग इंतज़ार करते थे कि किन्हीं की मृत्यु होगी तब उनका नाम सूची में जुड़ेगा। 70 वर्ष उम्र हो जाता था, 80 वर्ष उम्र हो जाती थी, वृद्धा पेंशन से लोग वंचित रहते थे। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि हम सर्जन पेंशन लागू करेंगे। आज आप गांव टोले में चले जाइए, पंचायतों में चले जाइए, आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो योग्य लाभुक हो, जिन्हें वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए और वो उससे वंचित हो। और तो और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया कि हम 50 वर्ष की उम्र में ही जो आदिवासी वर्ग के लोग होंगे, जो दलित वर्ग के लोग होंगे, उनको हम सर्जन पेंशन का लाभ देंगे। ये भी लगा कि इसमें भी कुछ कमी रह गई है। उसके बाद फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि 50 वर्ष की सभी जाति, सभी वर्ग की महिलाओं को जो योग्य हैं पेंशन के, उन सभी को हम लोग पेंशन देंगे। आप जितनी भी योजनाएं थी, पूर्व मुख्यमंत्री की चर्चा बार बार आप कर रहे हैं, अभिभावक रहे हैं। जब गुरुजी जब स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं तो पार्टी को देखने का काम उन्होंने सींचने का काम किया, लेकिन अभी हालात बदले हुए हैं, वो आपके साथ नहीं है। ऐसी परिस्थिति में चुनौतियां बढ़ती हैं। उन चुनौतियों से कैसे आखिर आप लोग निपटेंगे, क्योंकि अभी तो वो डे टू डे का काम तो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि हम लोगों ने जो साजिश एक रची गई थी इस राज्य के विरुद्ध और हमारी सरकार के विरुद्ध, और केंद्र में बैठी सरकार ने पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करने का जो प्रयास किया था, उसमें हम लोगों ने हमने उन्हें शिकस्त दी और थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। आज जन जन की आवाज़ बनकर उभर रहे थे हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली थी और वो केंद्र में बैठी सरकार को वो कहीं से भी नहीं पच रहा था। आज भले ही वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अपनी मंशा में पूरी तरह से केंद्र में बैठी सरकार कामयाब नहीं हो पाई। हम लोगों ने फिर से झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाने वाले झारखंड आंदोलनकारी, कई बार के विधायक रहे, बहुत अनुभवी आदरणीय चंपई सोरेन जी को अपना नेता चुना, और कैसी कैसी स्थितियां बनी ये आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने फिर से सरकार गठन करने में कामयाबी पाई, और जो काम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों को आगे बढ़ाया था, जो बीड़ा उठाया था, उसको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। और आज तो आचार संहिता है, तो 2 महीने लगभग इसमें बाधा पड़ेगी। बिल्कुल, मेरा सवाल वहीं रह गया कि उनके अभाव में कितना खटकेगा, कितनी परेशानी होगी। देखिए, निश्चित रूप से उनकी कमी तो जरूर खलेगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की उपज रही है। जब जब
झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को, हमारे दिसुम गुरु को या और भी नेताओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई है, रोकने की कोशिश की गई है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कहे तो निखर कर उभरा है। और आप देख रहे होंगे कि इस बार गांव गांव में लोगों में एक उबाल है, लोग उद्वेलित हैं कि एक आदिवासी हमें अपना हक अधिकार दे, राज्य की जनता को जागरूक करने का काम कर रहा था और एक साजिश के तहत उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो आज एक एक व्यक्ति, मैं कहूँगा 3.5 करोड़ लोग आज हेमंत सोरेन बनकर खड़े हैं और इसका परिणाम आपको निश्चित रूप से इस 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और इसी वर्ष विधानसभा के भी चुनाव हैं। आप देखेंगे विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आप क्षेत्रीय दल हैं, प्रदेश में मजबूती से सरकार चला रहे हैं, तो चुनाव में आपके पास बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी को क्षेत्रीय मुद्दे के प्लेटफॉर्म पर ला करके चुनाव लड़ा पाएंगे? मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता के पार्टी के पास कौन सा राष्ट्रीय मुद्दा है, कौन सा ऐसा मील का पत्थर, कोई ऐसा माइलस्टोन भारतीय जनता पार्टी के पास है जो जिसको लेकर वो जनता के बीच जाएगी? क्या किया उन्होंने? किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया, छात्रों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया? कोई भी एक आप बता दें, तब हम आपकी बात का जवाब देंगे कि कोई भी एक ऐसी बात 10 वर्षों में कि जिससे देश प्रगति की ओर आगे बढ़े, जिससे देश के लोगों को, हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार मिले, किसानों को राहत मिले, मजदूरों को रोजगार मिले, ऐसी कौन सा ऐसा काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने? और हमारे पास तो, हम तो क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन हमारे पास तो इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है कि मैं तो कहता हूं कि अगर मंच से मैं कहता हूं आज आपके चैनल में कि माननीय मोदी जी एक जगह खड़े हो जाएं और मैं एक जगह खड़ा हो जाऊं और राष्ट्रीय स्तर पर ही बात हो, मैं चुनौती देता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जो काम हमने किए हैं उसमें केंद्र की सरकार कहीं नहीं टिकेगी। और राज्य में तो जो राज्य की जनता का हक है, केंद्र कोई खैरात नहीं देती है राज्य की जनता को, जो हक है उसको भी मारने का काम किया है, उस पर भी कुंडली मारकर बैठने का काम किया है। तो ये सारी बातें लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जो उनकी जो नीति है उसको भी जनता को बताने का काम करेंगे। कैसे वो फूट डालो राज करोगी नीति अपनाकर सिर्फ सत्ता हथियाने का काम करते हैं, ये भी जनता को बता रहे। जनता अब जान चुकी है, इनके कांट की हाड़ी फूट चुकी है पूरी तरह से। अब जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। आपने मुझसे ये सवाल किया कि उनके राष्ट्रीय कार्यक्रम को या राष्ट्रीय योजनाओं को, तो ये तो मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो है कि बीजेपी के लोग जो आरोप लगाते हैं उसका जवाब आपसे मैं ले लूं। लेकिन अंतिम सवाल के रूप में आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे हम कि पूरी रणनीति को देखते हुए, पूरे माहौल को देखते हुए, बीजेपी ने जो कुछ भी किया, आप लोगों ने जो कुछ भी किया, एक सामान्य आकलन की अगर बात करें तो पिछली बार 2 सीटों से बीजेपी वंचित रही थी। इस बार क्या आकलन कर सकते हैं? देखिए, पूरी तरह से ये कभी विकास के मुद्दों की बात नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। विकास के मुद्दों पर राजनीति कभी नहीं करते हैं। मैंने कहा कि ये विभाजन करके विकास के मुद्दे पर चर्चा अगर कहीं करते होंगे तो आप मुझे बता दें कि कहीं विकास के मुद्दे पर चर्चा होती होगी। किसी मंच से इनके नेता विकास की बात करते होंगे कि हमने ये कर दिया, आपके राज्य को हमने ये दे दिया, आपके राज्य को फलां इंडस्ट्री दे दिया हमने, आपके राज्य के किसानों के हित के लिए हमने ये काम किया, आपके राज्य में हमने इतनी नौकरी दे दी। ये तो कभी नहीं करते।